तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है और अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार सीटों का जो आंकड़ा है वो दर्ज किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसको लेकर के विपक्षी दलों में यानी हम कहें कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन में जो शामिल हैं, उन्होंने भी इस यात्रा को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए थे और यह कहा गया था कि दरअसल जब इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव एक साथ एक झंडे एक बैनर के नीचे चुनाव लड़ने जा रहा है, एक मंच पर एक साथ आ चुके हैं, तो आखिर राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो ठाना है वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से पूछा क्यों नहीं, सलाह मशविरा क्यों नहीं ली? उनको इंडिया गठबंधन के साथ इस यात्रा को निकालना चाहिए था, ना कि केवल कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ अब आज जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि दरअसल वो पीडीए यात्रा निकालने जा रहे हैं, तब भी एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या अखिलेश यादव अब पीडीए यात्रा निकालने के जरिए एक नया समीकरण स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2019 में अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो चुनाव हुए उस दौरान समाजवादी पार्टी और बीएसपी मुखिया अखिलेश यादव साथ में आए थे, लेकिन इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीएसपी सुप्रीमो इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर यह साफ कर दिया है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद जो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई वो बेहद हैरान कर देने वाली आई, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो इस गठबंधन का हिस्सा ना हो। लेकिन जो प्रतिक्रिया आई उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ये सियासत है साहब, सियासत में क्या कुछ कब बयान हो जाए, क्या पलट जाए, कब क्या नजर आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी यात्राओं के मायने क्या और सियासी समीकरण क्या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सभी विपक्षी दल। हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रांजल तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रांजल तिवारी जी, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि न्याय की बात हम करने निकले हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, लेकिन इसी दरमियान इस न्याय यात्रा पर सवाल भी खड़े किए गए आपके सहयोगी दलों की तरफ से। आज अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो पीडीए यात्रा निकाले जा रहे हैं, एक नया समीकरण स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए योगेश जी, सभी दल स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी थीम होती है, सबकी अपनी अपनी थॉट होती है, तो वो निश्चित तौर पे यात्राएं निकाल सकते हैं। इसका उन्हें लोकतंत्र अधिकार देता है, स्वतंत्रता है उन्हें, इसमें किसी भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी आप कह रहे थे कि हमने पूछा नहीं, तो पूछा तो नहीं जरूर, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूं, और जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा था हमारा, तो हम जिस भी प्रदेश में हुआ करते थे वहां पर सभी विपक्षी दलों को या जो उस यात्रा के बारे में इस यात्रा के अच्छे मायने निकालते थे, या मुझे लगता था, मेरी पार्टी को जो लगता था कि इस यात्रा में उनको शामिल करना चाहिए, वो आम आवाम की आवाज, भारत जोड़ने की बात, भारत के न्याय की बात करते थे। हम लोग उनको ससम्मान, हमारे नेतागण उनको बाकायदा पत्र भेजते थे, और आपने देखा भी होगा भारत जोड़ो यात्रा में हर जगह पर सभी सहयोगी जो आज हमारे दल भी हैं, शायद कुछ नहीं भी होंगे, बहुत जगहों पर तो शायद पार्टी गाइडलाइन से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए, राहुल गांधी जी के संघर्ष को सलाम करने के लिए वहां पर आए थे। मुझे याद है यूपी में पश्चिमी की तरफ जब उनकी 3 दिन की यात्रा थी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने आमंत्रण दिया जरूर था, लेकिन वहां पर उनके नेता, कोई बड़े नेता नहीं शरीक हुए थे। ना जाने क्या कारण रहा होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके यहां से ना नेता शरीक हुए थे, ना ही उनको कुछ ऐसी कोई गाइडलाइन थी। लेकिन उस यात्रा को, उस राहुल जी के संघर्ष को, उस सही मायने के संघर्ष को जो आज देश की जरूरत थी आम आवाम की आवाज उठाने के लिए, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के भी नेतागण राहुल गांधी जी की यात्रा को सलाम करने, उनके संघर्ष को सलाम करने आए थे। तो यात्रा, मैं ये योगेश जी, मेरा ये कहने का उद्देश्य था कि निश्चित हम
विचार विमर्श नहीं किए होंगे, ये इस पे भी मैं अभी बहुत, चूंकि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला होता है। आप भारत जोड़ो यात्रा का लगातार जिक्र कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरी यात्रा चल रही, मैंने उसका जिक्र किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी उन्होंने खुद कहा, ये मेरा बयान नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कोई एक शब्द को नहीं गढ़ा है कि आपसे मैंने कह दिया कि आपने पूछा नहीं है। उन्होंने नाराजगी जताई, मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने खुल करके बोला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, सबसे राय मशविरा करके चलना चाहिए, क्योंकि अब तो चुनाव के कितने दिन बचे हुए हैं, बहुत कम समय है। और ऐसे में वो अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो। देखिए योगेश जी, हमारी यात्रा में आप देखे होंगे कि जो हमारी यात्रा है इसमें कांग्रेस की यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा भारत की यात्रा है। आप देखे होंगे, निश्चित आपने इस जिम्मेदार चैनल पे, आप एक जिम्मेदार पत्रकार भी, आप चलाते भी होंगे, वहां पर कोई झंडा कांग्रेस का नहीं होता है। तो हमारी यात्रा में किसी को रोका नहीं गया है, किसी को मना ही नहीं है। हम जिस यात्रा में जहां पर समझते हैं वहां पर मैं उनको, अगर वो आवाम की आवाज न्याय की बात करते हैं तो हम उनको आमंत्रित भी करते हैं। आप आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन शामिल कौन हो रहा है ये देखने वाली बात है। पार्टी की यात्रा नहीं है, इसमें सभी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग भी आएंगे, बहुत जगहों पर तो भाजपा के लोग भी यहाँ पर, वो इस यात्रा में फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। 4 दिन हो गए हैं, पिछली बार हमने देखा था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई वर्ड ट्रेंड करता रहता था भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, वो भी इस बार नजर नहीं आ रहा। जो बड़े दिग्गज नेता थे पिछली बार वो इस यात्रा में नजर आ रहे थे, वो भी इस बार नजर नहीं आ रहे हैं, और केवल ये योगेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। बाकी हम किसी का, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल का, उनका जिक्र कर लें, अशोक गहलोत का जिक्र कर लें, वो भी लगातार नजर नहीं आ रहे हैं। संदीप द्विवेदी जी बीजेपी के नेता और डॉक्टर अजय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक रंजन जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये प्रांजल तिवारी जी कह रहे हैं कि हमने सबको आमंत्रित किया है, कौन शामिल होता है कौन नहीं शामिल होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान है कि अगर यात्रा सीट शेयरिंग से पहले शुरू होगी तब हम शामिल होंगे। ये पुराना बयान मैं आपको याद दिला रहा हूं। और अगर यात्रा उसके बाद शुरू होती है, उसके पहले शुरू हो जाती है, तो इसका हिस्सा नहीं होंगे। और पीडीए यात्रा आप निकालने जा रहे हैं। आप नहीं, देखिए योगेश जी, पीडीए यात्रा हम निकालने नहीं जा रहे हैं। आज हमारी पीडीए यात्रा निकल चुकी है और निश्चित रूप से वो आज 17 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक जो है वो यात्रा चलेगी। और जो भी देखिए घटक दल है, इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में और जहां जहां पे अपने अपने प्रदेशों में जो मजबूत है वो मजबूती के साथ जो है वो काम कर रहा है। और देखिए उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि सीट शेयरिंग, हम समझते हैं कि आज भी सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मुकुल वासनिक जी क्या हो रही है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई संघर्ष या कोई ना कोई निष्कर्ष निकल आएगा इन बातचीत का। तो हम समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आती है, उसके पहले अगर सीट शेयरिंग हो जाती है तो निश्चित रूप से सब चीजें जो है, सारी चीजें जो है वो फिट हो जाएंगे और सब लोग इसमें शरीक होंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है। हम तो चाहते हैं, हम तो सदैव कहते चले आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, हर जगह सीट शेयरिंग पे बात हो जाए। आप तो चाहते हैं कि बात हो जाए, लेकिन बात होती नजर कहां आ रही है? आप केवल अभी चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं और उस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो पूरी रणनीति बनाए बैठी हुई है। वो कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। एक उम्मीद थी बीएसपी के साथ आने से कुछ वोट बैंक आपका बढ़ता, आप लोग बीजेपी के वोट बैंक शेयर के आसपास पहुंच जाते, 46% के आसपास। उससे भी अब आपकी दूरी हो गई है। बीएसपी ने साफ कर दिया कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी तरफ अब देखिए योगेश जी 80 की 80 सीटें जीतना इनका ये जो है एक सपना है जो साकार होने वाला नहीं है। देखिए मैं समझता हूं कि 10 साल में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो पूरी तरीके से नाकामी की सरकार है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इन्होंने कुछ किया नहीं। आज जनता इनसे जवाब जानना चाहती। आज जनता ने योगेश जी के खिलाफ जो है जाने का मन बना लिया है और इनके खिलाफ बटन दबाने का मन बना लिया है। देखिए अब इनकी जुमलेबाजी, इनका झूठ, इनका फरेब अब चलने वाला नहीं। जो देश के प्रधानमंत्री जो लगातार झूठ बोलते चले आए, जब 2014 के चुनाव में गए थे तो आम सभा में उन्होंने 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी या नहीं कही थी? किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी या नहीं कही थी? आज एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोर देन 1 लाख किसानों ने जो आत्महत्या करने का काम किया। नहीं, हमने 10 लाख करोड़ से
देख दीपक रंजन जी, सवाल इसलिए कि आप कैसे, आपकी रणनीति क्या है? बीजेपी की रणनीति देखिए मैं बता रहा हूं, आप लोग अभी केवल सोच रहे हैं, आप आज से पीडीए यात्रा आपने जारी कर दी है, शुरुआत कर दी है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ शुक्रिया भाईजान लगातार कार्यक्रम चला रही है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, आप जान रहे हैं बीजेपी किस तरीके से जोर शोर से पूरा राममय करने की कोशिश कर रही है और उसका वोट बैंक उसका जो है फायदा लेने की भी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार बीजेपी की चल रही है, जिसके जरिए लाभार्थियों को और ग्रामीणों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 550 से अधिक रथ चलाए जा रहे हैं। इसके साथ जिसकी जिम्मेदारी है सुभाष यदुवंशी जी ने लिया, उन्होंने खुद इसे बयान दिया है कि 550 रथ यात्रा निकाल दिए गए हैं और आप अभी केवल तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति को अमली जामा पहना रहे हैं। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीति है ना कोई रणनीति। आप हमसे सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, क्या आप इंडिया वालों से आप पूछ सकते हैं इनके जितने भी घटक दल कितने किसको कितनी कितनी सीटें देने का काम कर रहे हैं? आज ओम प्रकाश राजभर जी अलग चिल्ला रहे हैं, संजय निषाद जी अलग चिल्ला रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी अलग जो है सीटों की मांग कर रही हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आपसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, इंडिया ब्लॉक के या इंडिया मोर्चा के आप जितने भी घटक दल हैं, क्या उनसे सीट शेयरिंग की बात हो गई? लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे हैं ना, आपकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, हम तो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। इलाहाबाद में आपने देखा होगा कि गंगा कहीं और से बह करके आती है, जमुना कहीं और से बह करके आती है, सरस्वती कहीं और से बह करके आती है, लेकिन बाद में समागम हो जाता है और संगम कहलाती है वो। तो निश्चित रूप से जो घटक दल जहां पर है योगेश जी, वो वहां पर जनता के बीच में है, जनता की आवाज बन करके लो। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले कई महीनों से, आज मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं था, वहां से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। और ये लोग नाकाम, इनके देखिए 10 साल इनके नाकाम ही कर रहे हैं। जब इनसे लोग इनसे काम के बारे में पूछते हैं तो ये धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं, ये धर्म को आगे कर देते हैं, ये राम को आगे करके पीछे उसके पीछे खड़े होकर के अपनी नाकामियों को छिपाने का काम करते हैं। अरे धर्म आपकी भी आस्था, हमारी भी आस्था योगेश जी, सबकी आस्था है धर्म, लेकिन आज जनता आपसे काम के नाम पे वोट देना चाहती है ना, काम के आधार पे आपको वोट करना चाहती है। चलिए समझ लेते हैं संदीप जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश केरल के दौरे पर हैं। क्या 400 पार के रथ को लेकर के जो चलने का आपने ये प्लान बनाया है, ये दक्षिण के पथ पर जब आप निकले हैं इसी मंशा के साथ, इसी मंसूबे के साथ? देखिए, केवल दक्षिण ही नहीं, हम देश के हर उस कोने पे कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से अपने जो स्कीम्स हैं उनके लाभ के बारे में या जनता के लिए हमने जो अच्छे काम किए हैं उन विकास योजनाओं के बारे में हर देश के हर कोने में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हर राज्य में अगर आप देखिए कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता घर घर जाके जो भी विकास के कार्य किए गए हैं उनके बारे में बात कर रहा है और जनता को बता रहा है। और एक अच्छी चीज ये है कि ये सब चीजें जनता का फीडबैक खुद निकल के आ रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो किस तरीके से जनता कहती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने रियली कहीं ना कहीं गरीब दबे कुचले और हर तरह के वर्ग के लिए काम किया है। और कहीं ना कहीं एक जो बैलेंस समाज में बनाना चाहिए वो बनाने का काम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। अब यहाँ लोग कहते हैं कि बीजेपी काम के नाम पे वोट मांगती है, तो भाई काम किया है इसलिए काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपने अपनी सरकार में कारनामे किए थे तो आप कारनामों के नाम पे तो वोट नहीं मांगेंगे ना। वो पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के कारनामे रहे हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की चादर ओढ़ती है। देखिए कहीं ना कहीं धर्म के अगर ऐसे मुद्दे हैं जो भाई भाई के बीच में तलवारें खिंचाते हों और उनको अगर खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कठोर स्टेप लिया है तो मुझे लगता है सराहनीय है। कम से कम राम मंदिर का मुद्दा पटाक्षेप होने के बाद आज हिंदू मुस्लिम आपस में तो नहीं लड़ेगा। 10 साल से कहीं ना कहीं ये सरकारें इसी का फायदा उठा रही थी। मुलायम सिंह जी ने सैकड़ों कार्यकर्ता को गोली मरवा दी जो राम मंदिर के लिए निकले थे। नहीं, ये राम मंदिर का मुद्दा, ये तो लगातार विपक्ष आरोप लगा ही रहा है कि धर्म की राजनीति आप करते हैं और धर्म की सियासत करके वोट बैंक को पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसका असर खासतौर पर इधर हम उत्तर के तरफ देखें तो इसका असर भी पड़ता है और यूपी बिहार को अगर देख ले तो यहां पर तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट बैंक पड़ना कोई आज की नई बात नहीं है। लेकिन दक्षिण में आप आंध्र प्रदेश और केरल के जो आपकी स्थिति है उस स्थिति को मजबूत करने के लिए और कर्नाटक के आपने जो 2019 में आपने चमत्कार दिखाया था, करिश्मा दिखाया था, उसको बरकरार रखने के लिए जो मोदी साहब
निकले हुए हैं, वो कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि कर्नाटक में अगर दक्षिण का हम जिक्र करें, धर्म की राजनीति नहीं चलती है। आपने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के दौरान देखा होगा किस तरीके से हनुमान जी को लेकर के किस तरीके से वहां पर प्रतिक्रियाएं आई, धर्म को लेकर के किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई, और आपने उसको भुनाने की कोशिश की। लेकिन जनता सब समझदार है, वहां पर अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोट करती है। नहीं, देखिए, कर्नाटक के बारे में आपको भी रिसेंट एग्जांपल ही बता दूं। एक लिंगायत समुदाय था जिसको कहीं ना कहीं अलग धर्म को मान्यता देने की एक सरकार ने कोशिश की थी। उस लिंगायत समुदाय ने क्या उनकी हैसियत की आज पूरा देश जानता है। देखिए, आप ये मत कहिए कि धर्म इस देश के इस समाज से कहीं ना कहीं आप अलग करके नहीं देख सकते। आपको धर्म को और विकास को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी भी आप समाज में बैलेंस बना सकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। कर्नाटक में मैं दावे के साथ नहीं, कर्नाटक हमने इसलिए जिक्र किया, कर्नाटक को उदाहरण इसलिए दिया। कर्नाटक में आप निकले, मुझे लगता है कि हर 8-10 किलो 5 किलोमीटर की दूरी में हनुमान जी का एक मंदिर आप पा जाएंगे, और वहां के लोगों के नाम में भी देखेंगे कहीं ना कहीं हनुमान जी का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है या भगवान के नामों से मिलता जुलता खाता है। कांग्रेस ने तो साफ तौर पर कह दिया था किस तरीके से कि हम आएंगे तो साफ संगठन बंद कर देंगे, लेकिन आपने उसको भुनाने की कोशिश की। जनता पर उसका कोई असर पड़ा नहीं पड़ा ना? देखिए, हमने कभी जनता किसी धार्मिक मुद्दे को भुनाने की नहीं कोशिश की। हमारी सरकार ने हमेशा वो काम किया जो जनता के और समाज के हित में था। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां कौन सी धर्म की राजनीति है? आज बीजेपी कहीं ना कहीं लीडिंग पार्टी में है। साउथ में भी अगर आप देखिए तो तेलंगाना में बीजेपी इस बार बहुत अच्छा करने जा रही है, कर्नाटक में बहुत अच्छा करने जा रही है, बाकी जो आंध्र और तमिलनाडु है और केरल है, इनमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है। और जी, जो ये ख्वाब लेके बैठे हैं कि बीजेपी धर्म के पीछे छुप जाती है, तो भाई इतने दिन से आप धर्म के पीछे छुप जाते, आप राजनीति कर लेते। आप में हिम्मत ही नहीं है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आप एक धर्म विशेष को खुल के कहते रहे कि नहीं उनके साथ मत जाइए वरना वो आपके साथ ऐसा कर देंगे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कब खुल के हिंदुओं की बात की? ये तो खुल के मुस्लिमों की बात करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ये तो खुल के क्रिश्चियंस की बात करते हैं, और ये खुल के अपराधियों को, ये धार्मिक लोगों को नहीं, मैं फिर कहूंगा कि ये खुल के अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उन्हें धर्म का चोला उड़ा के अपनी पार्टी में लेके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है और विकास की राजनीति करती है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अच्छा कर रही है। ठीक है, विकास की राजनीति आप कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी, उत्तर और दक्षिण की ये राजनीति जो डिवाइड करने की बात भी अक्सर होती है, और अगर हम देखें भी तो दक्षिण में कांग्रेस थोड़ा सा बेहतर काम करती, प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उत्तर में भारतीय जनता पार्टी का भी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। उत्तर में जितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है या हम इंडिया गठबंधन कह लें, उतनी ही बड़ी दक्षिण में चुनौती बीजेपी के लिए नजर नहीं आ रही क्या आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, अपने पैनलिस्टों को भी हार्दिक प्रणाम करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। और आज की जो बहस है, बहुत अच्छी बहस है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकप्रियता राम मंदिर के नाम पर बनाने का प्रयास और राम भक्तों को जोड़ने का प्रयास जिस तरह से किया है, इससे सभी आदमी ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूत है और हिंदू के सनातनी के वोट के लिए वह बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में जनता नहीं समझ रही है कि आज बेरोजगारी का भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इस मुद्दे को कैसे खो दिया है लोगों ने, मैं जानना चाहता हूं कि एक आदमी बड़ा अच्छा काम कर रहा हो, योगेश जी, मान लीजिए कांग्रेस विपक्ष जो है बड़ा अच्छा उठा रही हो आवाज, लेकिन आवाज उठाते उठाते सनातनियों को गाली दे देते हैं, तो सारा किया धरा इनका फेल हो जाता है। आज मोदी जी ने या मोदी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह से राम मंदिर के राममय को अपनाया है, भगवान राम का जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, भारत देश का 80 करोड़ सनातनी आज मोदी जी की तरफ झुक गया है, उन सारे मुद्दों को भूल गया है। पर उन मुद्दों को कैसे याद दिलाना है, किस तरह से मजबूत करना है, यह कांग्रेस को सोचना होगा। कांग्रेस केवल तमिलनाडु और बाकी जगह इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां हिंदी भाषा के विपक्ष में आज से नहीं विगत कई वर्षों से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जहां पर ये रणनीति में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस भारत देश की पार्टी है और बड़ी मजबूत पार्टी है। इसको समझना होगा कि जब भी हम कोई बात करें तो ऐसी बात ना करें जो धर्म के नाम खिलाफ हो, जो जाति के खिलाफ हो, जो
सनातनी के खिलाफ हो। आप सनातनी के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल कोई और कर देता है, भुगतती आपकी सारी पार्टी है। आज अखिलेश जी को देख लीजिए, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में हैं, अखिलेश जी कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत है, इतने ज्यादा मजबूत हैं कि अखिलेश जी को विश्वास है कि हम काफी सीटें ले जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी, मायावती जी के बीएसपी के अलग अकेले लड़ने से आज अखिलेश जी कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुए हैं। तो इसको समझना होगा कि राम भक्त जो है 22 जनवरी के बाद तुरंत चुनाव है, 50-60 दिन रह गए हैं। इस 50-60 दिन के चुनाव में राम भक्त किधर जाते? क्या वो मजदूर, क्या वो बेरोजगार, क्या वो महंगाई के मुद्दे की तरफ जाते हैं या सनातनी राम भक्त की तरफ जाते हैं? यदि राम भक्त की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ करके चुनाव लड़ा है तो निश्चित तौर से 400 का पार का नारा योगी आदित्यनाथ का मजबूत हो सकता है। लेकिन 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, बिना क्या आपको लगता है कि दक्षिण के सहयोग के, जो कि 130 सीटें लगभग आ रही हैं इन 5-6 दमनदीव को हम ले लें तो 6 राज्यों में, और क्या इसके बिना संभव हो पाएगा? क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए एक चीज और भी है योगेश जी, बहुत बढ़िया बात पूछा है आपने। मैं इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार जी को हमेशा पलटू राम कहा गया है। नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से अपनी रणनीति अपनाई है, ये नहीं कहा जा सकता कि कल नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के सहयोग में नहीं जा सकती है। जिस तरह से शिवसेना और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का गेम हुआ है, इसे नहीं कहा जा सकता है कि कौन आदमी किधर जा सकता है। अब रही बात आपके कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, आप देखिए तेलंगाना में आप देखिए बीजेपी की सीट बढ़ी है, 10% बढ़ा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय 3 सांसद तो आराम से निकाल सकते हैं, 3-4 सांसद। और ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में बीजेपी ने वहां पर मुख्यमंत्री का पद संभाला नहीं है। बीजेपी के कुछ भ्रष्टाचारी जो नेता थे, जिनके कारण से कांग्रेस वहां मजबूत हुई है। और बिल्कुल भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, उसका कांग्रेस को बेहद फायदा भी मिला हुआ है। ठीक बात आप कह रहे हैं, जीवंत हो गई है कर्नाटक में, कांग्रेस को फायदा मिला है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में क्या करिश्माई जो करिश्मा है वो दिखा पाएगी कांग्रेस, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। दीपक रंजन जी, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी जी को, वो ये बात लगातार कह रहे हैं, और केवल वही नहीं कह रहे हैं, और भी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, जो मैंने आपसे सवाल पहले पूछा था कि इंडिया गठबंधन में मायावती के न शामिल होने से इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। और इस बीच खासतौर पर तब जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण को लेकर के इतना भव्य और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है, यहां से लेकर के हमने उत्तर प्रदेश से लेकर के कहा कर्नाटक तक। अभी जब प्रधानमंत्री केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, वहां पर भी वो अपने संबोधन में राम मंदिर का जिक्र करते नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे देश को राममय करने की जो कोशिश है बीजेपी को, उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा और बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अरे योगेश जी, मैंने बार बार यही बात तो कही कि अगर उन्होंने काम किया होता तो काम के आधार पे वोट मांगते। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 400 पार, ठीक है, ये इनका सपना हो सकता है 400 पार का, लेकिन अगर ये काम करके जनता के बीच में गए होते ना योगेश जी, तो मैं भी कह सकता था कि हाँ ये 400 पार कर सकते हैं। लेकिन आज जब जनता इनसे काम के नाम पे सवाल पूछती है तो ये धर्म को आगे कर देते हैं, ये मथुरा को आगे कर देते हैं, ये 370 को आगे कर देते हैं, इन सब सारी चीजों को आगे करके चुनाव में जाना चाहते हैं। देखिए ये सब सारे मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं और अब जनता इनसे जो है वो सवाल पूछ रही है काम का। अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तीनों राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। मैं बधाई देना चाहता हूं, चलिए ठीक है, तीनों जगह इनकी सरकारें बनी, लेकिन क्या जो जनता से वादे करके आए थे, इन्होंने राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, नहीं किया था? आज कहां है वो वादे? इन्होंने नौजवानों को 2.5 लाख रुपए प्रति माह नौकरी देने की बात कही है ना कही? कहां है आज वो वादे? तो जनता इनसे सवाल पूछे। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जहां जहां पर जिन राज्यों में इनकी सरकारें, वहां पे 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं कर देते? भाई राजस्थान में तो इनके मैनिफेस्टो में था, इनके घोषणा पत्र में था,
उसका खुद अपने कहे बातों से पीछे पलट गई है। इन मुद्दों को, महंगाई का जो आप मुद्दा बता रहे हैं, यही बात अभी कह रहे थे अजय तिवारी जी, कह रहे हैं इन मुद्दों को आप उठा कहां रहे हैं, इतनी जोर शोर से उठाइए कि ये जो कार्ड भी, जो भी कार्ड खेलने की कोशिश करे बीजेपी, वो पीछे हो जाए। आपने कहा ये काम क्या कर रहे हैं? ये तो लगातार बता रहे हैं कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में 22,05,500 नया आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए, 1,61,699 उज्ज्वला कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में दे दिए, 2,72,252 जीवन ज्योति बीमा के लाभार्थी हैं जो जुड़े हैं इससे, और नगरीय क्षेत्र में इसी तरह का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है वो 3,85,533 उज्ज्वला योजना से जुड़े लोग, 3,87,490 आयुष्मान कार्ड भारत और 3,58,000 पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी जुड़े हैं। ये इन योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता घर घर जाकर के इसको बता रहे हैं। देखिए योगेश जी, ये 2024 का चुनाव जो है जनता वर्सेस सत्ता होने जा रहा है, और हिंदुस्तान की महान जनता बहुत समझदार है। जब उसको 450 रुपए का सेंटर नहीं मिल रहा ना, दोस्त ने अब अपना मन बना लिया है कि आपने वादा किया 450 रुपए सेंटर देने का, और इसी आधार पे आपने हमसे वोट ले लिया। आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आपने बात कही, आपने हमसे वोट ले लिया, लेकिन इन रिटर्न आपने हमको क्या दिया? तो हिंदुस्तान की महान जनता को आप 2 बार बरगला चुके हैं, अब आप बार बार उनको नहीं बरगला सकते। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, हम लोगों के बीच में जाहिर सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं। मीडिया चैनल्स क्या दिखा रही हैं आप बताइए? हम तो आपसे भी सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं आप इस पे कि 450 रुपए का सेंटर का वादा किया था, तो क्यों नहीं दिया 450 रुपए का सेंटर? क्या आपके सम्मानित चैनल पे कभी ये डिबेट हुई? नहीं, 450 रुपए का उन्होंने उत्तर प्रदेश में वादा नहीं किया था, जहां पर वादा किया था वो अभी अरे जहां हो। अरे अच्छा योगेश जी, क्या आपका चैनल आप क्या जेके न्यूज 7 राजस्थान में नहीं देखा जाता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं भाई, हमने सवाल उठाए हैं और सवाल उठाएंगे। आपके सवाल मैंने पूछे हैं, अगर आप इस पे चर्चा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी से इस बात को लेकर के सवाल पूछा गया, बीजेपी कह रही है कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फैसले लिए जा रहे हैं। अरे तो होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में क्यों कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं जहां इनकी सरकारें वहां पर 450 रुपए सेंटर कर दें। तो आप ये मुद्दा उठा करके आइए ना सड़क पर, आप सड़क पे आइए। मैं तो कह रह रहा हूँ 400 नहीं 300 में आप सिलेंडर दीजिए, देश भर में देने चाहिए। देखिए इंडिया पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आनी चाहिए। मैं कहता रहा हूँ, मैं अपने टीवी चैनल पे ही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, सिलेंडर के रेट कम होने चाहिए, प्रत्येक घर तक सिलेंडर पहुंच सके, गांव तक जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, मेरी बात योगेश जी, अरे मेरी बात आने दी योगेश जी, ये 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं। हाँ, तो डीजल पेट्रोल को, पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत क्यों नहीं ले आते हैं ये? राज्य सरकार खुद ही नहीं चाहती है इस पर, तो राज्य सरकार खुद नहीं चाहती है। अरे तो राज्य सरकार तो इनकी भाई 1 नेशन, ये तो यही लेकर के आए ना। तो आप जीएसटी तो यही लेकर के आए। नहीं, आप यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में इनकी सरकारें, जहां इनकी सरकारें नहीं है, पंजाब में सरकार नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, वहां से पहल करें, हिमाचल में पहल की जाए। आप अपने सहयोगी दल को समझाइए ना, वो खुद नहीं तैयार हो रहे हैं साहब। अरे भाई अच्छा 1 नेशन 1 इलेक्शन स्टेट जो इसी नेशन के अंतर्गत आता है, नहीं आता है पंजाब? अगर आप लागू कर देंगे 1 नेशन 1 टैक्स के तहत, तो 1 नेशन 1 टैक्स के तहत क्या पंजाब का कोई अलग हो जाएगा क्या रूल? ठीक जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूं? ठीक है, संदीप द्विवेदी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं तिवारी जी के पास। देश की संवैधानिक रेमेडीज को समझना चाहते हैं और ना ये समाज की रेमेडीज को समझना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि समाज बिकाऊ है और संविधान को ये अपने हिसाब से चलाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार जब थी तब ये उत्तर प्रदेश को चला रहे थे। देखिए, ये 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं। मैं दावे के साथ और सबूत के साथ ये कह सकता हूं कि जीएसटी काउंसिल में जब भी इस तरह की बात की गई, सबसे ज्यादा विरोध अगर किया तो नॉन बीजेपी राज्य शासकों ने किया, सरकारों ने किया। और जीएसटी काउंसिल का ये नियम है कि जब तक सभी राज्य सहमत नहीं होंगे तब तक आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब इन्हें पढ़ना लिखना है नहीं, इन्हें सिर्फ बस आके आरोप लगा देने हैं। ये तो आप जनता को बेवकूफ बना ही रहे हो। ये बात करो पढ़ने लिखने की वादा करती है। मुलायम सिंह यादव 18% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे आज के 20 साल पहले। आप बात तक नहीं करते हैं, आप बात तो झूठे, अरे झूठे लोग, मुसलमानों की झूठे लोग, आपकी पार्टी, शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया भाईजान को लेकर के आज मुस्लिम भाइयों से इतनी दिक्कत है। शुक्रिया भाईजान, मोदी भाईजान क्यों लेकर के आ गए? आज मुस्लिम भाइयों से बहनों से इतनी दिक्कत है तो शुक्रिया भाईजान क्यों लेकर के आ रहे हो? शुक्रिया भाईजान, मोदी भाईजान क्यों करा रहे हो? अगर मुस्लिम भाइयों से इतनी दिक्कत है आपको तो आप क्यों करा रहे हो? जनता के सामने लेके अरे ये सब आप कर रहे हो, ये सारी बातें आप लोगों ने कहा, आपके गृह मंत्री ने कहा, सारी चीजें जुमलेबाजी है।
उसके निकाल दिया अखिलेश यादव को आप यूज करके। 3 बार सरकार आपके साथ बनाई, तीन बार सरकार आपके साथ बनाई। पप्पू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे छोड़ो अखिलेश जी को, अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देखो। अखिलेश जी के बराबर तुम आ भी नहीं सकते। अखिलेश जी के बराबर, अखिलेश जी को कभी छू भी नहीं पाओगे। जो काम विकास का काम समाजवादी सरकार में हो गया, जो समाजवादी सरकार। अरे तो पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण किसने दिया? बातें कर रहे हो। आज जो भी डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं समाजवादी सरकार की देन है। काम के मुद्दे पे जो भी आज डेवलपमेंट के काम है, विकास के काम है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी सरकार की देन है। अरे इतना बड़ा तीर मार लिया था अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट का, तो कितने राज्यों में सरकारें बना ली, कितनी सीटें लेके आ गए थे डेवलपमेंट। अखिलेश यादव ने 5 साल में जितने किलोमीटर का हाईवे बनाया उससे ज्यादा नंबर ऑफ हाईवे बीजेपी बना चुकी है। नहीं चला किसी का डेवलपमेंट की बात बीजेपी के सामने मत किया कीजिए। और ये घमंड 24 में सिर्फ अपराध हो जाएगा के अलावा अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में। और लॉ ये एनसीआरबी का डाटा कहता है कि डेवलपमेंट अगर सीखना है, मुलायम सिंह खुद अखिलेश यादव से कहते हैं कि ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे। संदीप, दोनों लोगों को रोकेंगे। रंजन, दीपक रंजन जी आपको भी रोकेंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी डाटा कहता है। ठीक है। डॉक्टर अजय तिवारी जी, शुक्रिया मोदी जान भाई साहब का जो ये लगातार ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शुक्रिया मोदी जान भाई साहब। ये कार्यक्रम ठीक है, बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राम मंदिर को के जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आपको नजर आता है कि ये शुक्रिया भाईजान जो चलाया जा रहा है, जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए तमाम तरीके की योजनाओं का जिक्र किया जाता है, क्या ये सीट को जब बंटवारा होगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा, टिकटें दिए जाएंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट भी उसी कड़ी में उतारे जाएंगे, उसी उम्मीद के साथ उतारे जाएंगे जिस उम्मीद को संजोए बैठे हैं ये लोग? जी आपने तो बिल्कुल नस पकड़ ली है। हाँ। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट देने जा रही है। हाँ। ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ। और अभी मैं यह भी सुन रहा था, मैं रंजन जी हमारे सभा के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं और बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी ने अपना काम किया। ममता जी की, मायावती की सरकार थी, उन्होंने अपना काम किया। आज योगी की सरकार है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप वो दृश्य भूल गए जब कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, तब जो है स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के कितने बड़े नारे आंदोलन का काम किया था, तब जाकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। क्या आप वो लोग कांग्रेस के लोग बैठे हैं, चाहे आप बैठे, क्या भूल गए आप लोगों ने जब विपक्ष में थे ये, तब प्याज पर सरकार गिरा दी गई थी? आपको भी मौका मिला था, आप टमाटर पर सरकार गिरा सकते थे। आपको भी मौका मिला है। अभी इन्होंने कमर्शियल गैस पर भी रेट बढ़ा दिया, आप देखिए। और आप लोग टीवी चैनल को, चाहे किसी भी मीडिया गोदी को बोलने से बेहतर है कि अगर जनता की आवाज बनने की कोशिश किए होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत देश में जितना पक्ष की जरूरत है उतना ही विपक्ष की जरूरत है। लेकिन विपक्ष को, जनता को अपने हृदय में बसाने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करना होगा। मोदी जी अपनी कला का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मोदी भाईजान हो गए। ये कह रहे हैं कि विपक्ष का, ये समाजवादी पार्टी के नेता भी कुछ कह रहे हैं, और अक्सर नेता कहते रहते हैं कि अगर वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो साहब बीजेपी की सरकार जहां जहां पर है वो मुकदमे लाद देती है। नहीं, धरना प्रदर्शन अगर आप आंदोलन की तरह करेंगे, देखिए ये लोकतंत्र देश है, इसमें आंदोलन करना और जंतर मंतर पे बैठना, रामलीला मैदान में बैठना कोई रोक नहीं सकता है। हाँ। आप अपनी टीम को इकट्ठा करिए। कितने लोगों पर मुकदमा करेगी सरकार? क्या मालूम नहीं है क्या कि भारत देश में कितनी बार जेल भरो आंदोलन हुआ? भारत देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो कि जेल तक भर गया, फिर भी आदमी जेल में नहीं भर पाए लोग। ठीक बात आप कह रहे हैं, आंदोलन। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो मुझे लगता है कि अपने नेता से सीखना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में किस तरीके से कार्यकर्ता का जो आंदोलन होता था वो किस तरीके से उमड़ता था, शिवपाल यादव किस तरीके से आंदोलन करते थे, वो इन मुकदमों से डरते नहीं थे। इस तरीके की जो बयानबाजी आ रही है, मुझे लगता है कि इसमें बयानबाजी करने से बेहतर होगा कि जनता के मुद्दों को उठा करके सड़क पर आए। आप जो बात वो कह रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दम नजर आ रही है, और इससे जनता का साथ विपक्ष के साथ नजर आएगा। खैर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए वर्सेस इंडिया नजर आ रहा है, सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं।
लेकिन ये ताकत किसकी सफल होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप